मिलियन डॉलर कंसल्टिंग बाय एलन वेसेस। क्या आप अपने लिए काम करना चाहेंगे? क्या आप एक डिमांडिंग बॉस को जवाब देने के बोझ से मुक्त होना चाहेंगे? क्या आप अपने खुद के घंटे को सेट करना चाहेंगे? हम में से अधिकांश इन सभी सवालों का जवाब हाँ में देंगे। यही कारण है कि एक स्वतंत्र कंसल्टेंट बनना लगभग हर एक का सपना है, लेकिन लेखक पाठकों को सावधान करता है कि जितना शानदार यह आपका खुद का मालिक बनना है, दरअसल इसमें अनुशासन, धैर्य और प्रयास की बहुत आवश्यकता है। और हालांकि आपने शायद यह सुना है कि एक कंसल्टेंट एक अच्छा मुनाफा बनाता है, यह इंडस्ट्री आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकती जब तक आप यह नहीं सीखते कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाए। इसलिए आपको टॉप टिप्स यानी कि शीर्ष सुझावों की आवश्यकता है जो आपके बिजनेस को गुड टू ग्रेट तक ले जाएगा और इस समरी के दौरान में $1 मिलियन बनाने की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। तो हम सीखने वाले हैं कि ऐसा कैसे किया जाए। चैप्टर 1, आप टेबल पर क्या लाते हैं? क्योंकि आप लगभग किसी भी विषय पर एक कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। एक स्पष्ट जॉब डिस्क्रिप्शन न होने के अभाव में यह जानना मुश्किल हो सकता है कि वास्तव में आपका रोल कैसा दिखता है, आपको कितना अनुभव है, आप कैसे जानते हैं कि कब आप तैयार हैं। ये प्रश्न आपको नीचे खींच सकते हैं और एक कंसल्टेंट के रूप में अपने आने वाले काम के रास्ते में प्राप्त कर सकते हैं। और यही कारण है कि यह सवाल पहली योग्य बात है जिसे लेखक सीधे शब्दों में समझाते हैं। एक कंसल्टेंट को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी दिए गए क्षेत्र या बातचीत में वैल्यू ऐड करता है। एक कंसल्टेंट गहरी अनुभव और योग्यता का एक मूल्यवान संयोजन लाता है जो उनके ग्राहकों को सख्त ज़रूरत है। और फिर भी शायद आप एक कंसल्टेंट के रूप में सर्टिफाइड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वास्तव में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका अनुभव अपने आप बोलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं जो रक्त के विकारों में विशेषज्ञ हैं, तो आप पहले से ही एक अनूठा रक्त विकार के साथ एक मामले में एक कंसल्टेंट के रूप में काम करने के लिए योग्य हैं, क्योंकि आपके पास वह मूल्यवान अनुभव है। आप टेबल पर कुछ ला सकते हैं और डॉक्टरों की अन्य टीम को उनकी समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं। और यही हर क्षेत्र के लिए सही है जिसमें आप एक कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। इसलिए जब आप एक कंसल्टेंट के रूप में खुद को विज्ञापित करना शुरू करते हैं तो अपने आप को सवालों से विचलित न होने दें, जैसे कि एक कंसल्टेंट क्या करता है और क्या मैं तैयार हूँ या क्या मुझे प्रमाणित होने की ज़रूरत है। यदि आप एक कंसल्टेंट के रूप में एक बिजनेस में जा रहे हैं तो आपके पास पहले से ही एक खास क्षेत्र में विशेषज्ञता का खजाना है, चाहे यह लीगल, मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक हो। यह आपको अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक बना देगा, क्योंकि एक कंसल्टेंट सबसे ऊपर है कोई ऐसा व्यक्ति जो वैल्यू ऐड करता है। और आप इस ज्ञान में संतुष्ट हो सकते हैं कि आपका अनुभव का अर्थ है कि आप टेबल पर कुछ वैल्यू लाएंगे। चैप्टर 2, अपने आप को वहां से बाहर रखो। लेकिन अब जब आप जानते हैं कि आप तैयार हैं, आप लोगों को कैसे बताएंगे और एक कंसल्टेंट के रूप में आप खुद को कैसे बेचेंगे? यह भी एक क्षेत्र है जहां आपकी एक्सपर्टीज काम में आती है, क्योंकि इस तरह से आप अपने परिणामों को बोलने देकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने अपने बिजनेस के बारे में एक लेख प्रकाशित किया और किसी ने पुरस्कार सम्मेलनों में भाग लिया या उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किया। आप अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए इन्हें पोर्टफोलियो या वेबसाइट में व्यवस्थित कर सकते हैं और ग्राहकों को बता सकते हैं कि उन्हें आपको क्यों चुनना चाहिए। कार्रवाई में इस रणनीति के मूल्य पर एक नज़र रखें। आइए कल्पना करें कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आप जानते हैं कि वह क्या चीज़ है जो इंस्टाग्राम पोस्ट को बेहतरीन बनाता है, और आप जानते हैं कि आप जो बेच रहे हैं
वह लोगों को खरीदने के लिए कैसे कन्विंस करना है। आपकी यह गुणवत्ता अपने ग्राहकों के लिए कई सफल ब्रांड अभियानों का संचालन करने में मदद की है। लेकिन यदि आप सोशल मीडिया कंसल्टेंट के रूप में खुद के लिए बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो आप एक पोर्टफोलियो बनाकर उस अनुभव को दिखा सकते हैं जो आपके सभी सफल अभियानों को उजागर करता है। फॉर एन एक्स्ट्रा वाव, आप कुछ आंकड़े भी संकलित कर सकते हैं, जैसे कि ग्राहकों के लिए आपके द्वारा जनरेटेड रेवेन्यू की मात्रा, आपके कैंपेन के परिणाम स्वरूप बेचे गए उत्पादों की सटीक मात्रा में प्राप्त आपके पोस्ट की लाइक्स और व्यूज की संख्या। क्योंकि आपके पास सिद्ध परिणामों का एक इतिहास है, संभावित ग्राहक आपकी सफलता को पहचानने और बिजनेस के लिए आपकी बहुमूल्य जानकारी को प्राप्त करने के मौके पर कूदने जा रहे हैं। लेकिन हालांकि यह विकल्प आजमाया जा चुका है और सच है, यह भी एक खास स्ट्रैटेजी है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एक और शानदार स्ट्रैटेजी है और आपको इसे कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस पर विचार करने के लिए बस इसके बारे में सोचें कि यह आपके ऊपर क्या प्रभाव डालता है। जब कोई मित्र किसी प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन करता है, तो क्योंकि आप अपने दोस्त और उनके वैल्यूज़ पर भरोसा करते हैं, आपको उनके सुझाव लेने और उस उत्पाद को आजमाने की संभावना है, भले ही आपके पास उस प्रोडक्ट के साथ कोई पिछला अनुभव ना हो। और यही प्रभाव आपकी कंसल्टिंग फर्म के लिए ग्राहक टेस्टिमोनियल्स और रेफरेंसेस का उपयोग से भी हो सकता है। और एक अतिरिक्त बोनस के रूप में इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके पूर्व ग्राहकों के अपने क्षेत्र में गहरा संबंध है। यदि आप उन्हें अपने लिए एक पॉजिटिव रिव्यू लिखने के लिए और उनके कलीग्स को रिकमेंड करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो फिर आपको अपने आत्म प्रचार के तरीके में ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। और यदि आप इन दोनों स्ट्रैटेजी को एक साथ नियोजित करते हैं, तो इसके बाद आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। चैप्टर 3, डिफाइन योर वैल्यू। तो हमने एक कंसल्टेंट के रूप में आपके द्वारा टेबल पर लाए गए वैल्यू की पहले ही जांच कर ली है, लेकिन अब अगला लर्निंग स्टेप है कि उस वैल्यू को बाज़ार में कैसे लाया जाए। यह आकर्षक ग्राहकों के साथ या अपने आप को एक पोर्टफोलियो के माध्यम से बेचने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बारीकियों पर एक अच्छी कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है जो आपको वो बनाते हैं जो आप हैं, और अंततः यही वो बारीकियां हैं जो आपको सफल बनाने जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको उन चीज़ों की पहचान करनी होगी जो आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि दुर्भाग्य से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने योग्य या प्रतिभाशाली हैं। लगभग इन्हीं योग्यताओं और प्रतिभाओं वाले कुछ हजार अन्य लोग भी हैं, और भले ही आपके पास प्रूवन रिजल्ट्स का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि किसी और के पास भी हो सकता है, तो एक ग्राहक को आपके पास ही क्यों आना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको खुद को एनालाइज करने की आवश्यकता है। दो चीज़ें जो ज़्यादातर लोग करने से झिझकते हैं, लेकिन हालांकि यह थोड़ा अजीब लग सकता है। एक कुंठा या यहाँ तक कि घबराहट महसूस होने से मत डरो, खराब इरादों में मत फंसो, जो आपके द्वारा देखे गए अधिकांश प्रोफेशनल्स की नारों की विशेषता है। उन आकर्षक विज्ञापनों में जिनमें हथौड़ा, घर, सत्ता, परिवर्तन, विकास या सफलता जैसे शब्द की व्याख्या होती है जो वो दुनिया में बेचते हैं, आप उनसे बेहतर हैं। तो इसलिए अस्पष्ट और सामान्यकृत डिस्क्रिप्शन के लिए समझौता न करें कि एक कंसल्टेंट के रूप में मेरा काम बेमिसाल है, यह प्रभावी लगता है, लेकिन गैर विशिष्ट और इसे वापस करने के लिए सपोर्टिंग एविडेंस का अभाव है। इसलिए अपने ग्राहकों को बताइए कि आप अपने मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैट्रिक्स का उपयोग कर उनका रेवेन्यू 20% तक बढ़ा सकते हैं, और फिर आप इसे प्रूवन एग्जाम्पल्स के साथ वापस कर सकते हैं जो दिखाते हैं कि आप एक रियल डील हैं।
अंततः आप अपनी पिच को किसी भी तरह से स्क्रिप्ट कर सकते हैं और साथ ही आपके बिजनेस से संबंधित किसी भी इंडस्ट्री में टेलर कर सकते हैं। लेकिन अंत में आपके ग्राहक को इस इम्प्रेशन के साथ चलना चाहिए कि आप ऑथेंटिक और सक्सेसफुल हैं। आप उनके पावरफुल रिजल्ट के बारे में ईमानदार रहे हैं जो आप उन्हें दे सकते हैं। हालांकि यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेलर ट्रैक रिकॉर्ड के मोहक पिच होने के बावजूद भी आपको कुछ ग्राहक ना कहेंगे, और इसलिए ख़ास तौर पर आपके बिजनेस के शुरुआती दिनों में ग्राहकों को पाना आपका फुल टाइम जॉब होगा। यह एक यूनिक चैलेंज है कि विशेष रूप से अधिकांश बिगिनर कंसल्टेंट्स तैयार नहीं होते हैं। यदि आप एक कैरियर से गुजर रहे हैं जो आपको एक डॉक्टर या लॉयर होने की एक श्रेणी प्रदान करता है, तो आप इस जर्नी के दौरान मोटिवेटेड कैसे रहेंगे? लेखक का मानना है कि एक बड़ी प्रेरणा आपको हर तरह से एक कंसल्टेंट के रूप में ड्राइव करेगी, वैल्यू ऐड करने और रेवेन्यू उत्पन्न करने की इच्छा। आखिर आप इस बिजनेस में हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है जो लोगों को चाहिए, और साथ ही आप अपने लिए काम करना चाहते हैं। आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और आप इसे करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और अच्छी खबर यह है कि शायद आप एक कंसल्टेंट के रूप में शुरुआत में पैसे भी नहीं कमा सकेंगे, लेकिन ग्रोथ के अवसरों के मामलों में आप हमेशा अमीर होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर नया ग्राहक और हर नया अनुभव परंपरागत डेली के चुनौतियों को सीखने का एक अवसर है। यह उम्मीदों से आगे बढ़ने और कुछ नए के साथ जुड़ने का मौका है। और यदि आप विकास के नए अवसरों के लिए खुले हैं तो आप सचमुच जॉब करते हुए भी सीख सकते हैं, और एक ही समय में आप अपने पोर्टफोलियो का निर्माण भी कर सकते हैं। बदले में यह आपको ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए अनुभव और योग्यताएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा, और बेशक आपका वेतन भी बढ़ाएगा। चैप्टर 4, हाउ टू फायर योर क्लाइंट्स। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि खुद के लिए काम करना कई चुनौतियों के साथ आता है, और आपके ग्राहकों को फायर करने की क्षमता उनमें से एक है। हाँ, वास्तव में आपने सही सुना है। एक कंसल्टेंट के रूप में आप अपने ग्राहकों को फायर कर सकते हैं। लेकिन हालांकि यह मजाक लग सकता है, लेखक सावधान करता है कि सावधानी के साथ अपनी फायरिंग शक्तियों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा डिफ़िकल्ट ग्राहक मिलने वाले हैं जो आप पर अनुचित मांगों के साथ हमला करेंगे। आप जो भी करेंगे उससे कभी संतुष्ट नहीं होंगे, और हालांकि ये वही हैं जिन्हें आपको फायर करना चाहिए। दूसरे वो मिलेंगे जिन्हें आपको फायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यही हमें ग्राहकों को पहचानने के चौथे और अंतिम स्टेप पर लाता है जो आपकी ग्रोथ को रोकता है। इस कदम के लिए प्रोफेशनलिज्म और समझदारी की बहुत आवश्यकता है। इसके मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह ज्ञान है जो अन्य सिद्धांतों के विपरीत है। आपको आपके पास आने वाले हर ग्राहक को रखने की ज़रूरत नहीं है। जहां अन्य बिजनेसेस अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखते हैं जिससे उनका रेवेन्यू और उनका प्रभाव बढ़ता है, आपका बिजनेस मूल्य यानी कि वैल्यू के आसपास केंद्रित है। एक कंसल्टेंट के रूप में आप दो प्रकार के वैल्यू से जुड़े हैं, जिस प्रकार से आप अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं और दूसरा जिस प्रकार से वे आपको प्रदान करते हैं। यह वैल्यू विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूपों में प्रदान किया जा सकता है। यह वैल्यू वह संबंध हो सकता है जो आप उस ग्राहक के साथ बनाते हैं या जो वो आपके साथ बनाते हैं, या फिर यह वह पैसा हो सकता है जो आपको ग्राहक दे सकते हैं। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी पार्टनरशिप हमेशा पारस्परिक रूप से लाभकारी होनी चाहिए। यह सिद्धांत एक मजबूत प्रेरक के रूप में आपका मदद कर सकता है, क्योंकि यह आपको बिजनेस में यह सीखने में सहायक होगा कि किस चीज़ को अवॉइड करना है।
उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आप एक कंसल्टेंट के रूप में शुरुआत कर रहे हैं। आपके पास अभी तक कोई ग्राहक नहीं है और आप पैसे के लिए बेताब हैं। आपकी यह प्रवृत्ति इसके साथ आने वाली पहली नौकरी पर दिख सकती है। भले ही आपके पास ग्राहक आपके निर्धारित टर्म्स के अनुसार अच्छे हों, यह इसके लायक है और आप सोच सकते हैं कि कम से कम मुझे कुछ पैसा और अनुभव तो मिल ही जाएगा। दुर्भाग्य से हालांकि यह मानसिकता आपके दृष्टिकोण और आपकी प्रतिष्ठा दोनों को प्रभावित कर सकती है। यदि आप अपने आप को ग्राहकों के लिए बेताब समझते हैं और साथ में आने वाले किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं कि आप अपने आप को कैसे पेश करेंगे और ग्राहक इसे पसंद करेंगे, तो वो आपको ही चुनेंगे क्योंकि आप गुणवत्ता के बारे में गोल्ड स्टैंडर्ड हैं या आपके पास स्टेलर ट्रैक रिकॉर्ड है। वे आपको चुनेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि आप अपनी सेवाओं को देने के लिए तैयार और बेताब हैं, और क्योंकि यह रवैया आपके पूरे भविष्य के ग्राहक पुल को प्रभावित कर सकता है। अपनी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की तुलना में एक संभावित ग्राहक को इनकार करना बेहतर है। इसी तरह यदि आप एक ग्राहक के साथ सामना कर रहे हैं जो आपके समय, ऊर्जा और संसाधनों को नष्ट कर रहा है, आपको बंधन में रख रहा है और साथ ही आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से रोक रहा है, तो यह ग्राहक भी फायर किए जाने योग्य है, क्योंकि मानसिकता के ऊपर उनका यह प्रभाव जल्द ही आपके बिजनेस के हर पहलू तक फैल जाएगा और आपके द्वारा बनाए गए उभरते हुए काम को बर्बाद कर देगा। इसलिए हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक खुद की वकालत करना सीखना है। उन ग्राहकों से ना कहना सीखें जो आपको योग्य वैल्यू नहीं देते हैं और ऊपर से अपनी सेवाओं को देने से इनकार कर दें, भले ही इसका मतलब आपके द्वारा स्थापित विकास का वह पैटर्न या पैसा खोना हो। याद रखिए कि विकास कभी भी कोई एक बार किया गया प्रोसेस नहीं है। दरअसल लेखक की सलाह है कि आप हर 2 साल में कम से कम एक बार अपने बिजनेस की क्रूर समीक्षा करें और इस बंधन को पहचानने का अवसर लें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक $1,000 का प्रोजेक्ट है और दूसरा $10,000 का प्रोजेक्ट है जिसमें समान मात्रा में समय, ऊर्जा और संसाधन का उपयोग हो रहा है, तो अगर आप अपनी ऊर्जा, समय और संसाधनों का प्रयोग किसी बड़े प्रोजेक्ट पर करते हैं तो आपको इसका बिल्कुल उचित वैल्यू प्राप्त होगा। तो इसे समाप्त करते हैं हम फाइनल समरी के साथ। अपना खुद का बॉस होना और खुद का कंसल्टिंग बिजनेस स्थापित करना कमाल का है, लेकिन यह रोल भी अधिकांश जगहों पर न मिलने वाली एक अनोखे डिमांड्स के साथ आती है। इन डिमांड्स के लिए तैयार रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए लेखक सलाह देता है कि आप वैल्यू ऐड करने पर ध्यान दें, अपने लिए वकालत करना सीखें, एक आकर्षक ब्रांड का निर्माण करें और अपना एक्सपर्टीज दिखाएं। और जैसे ही आप इन स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, यह याद रखने में मदद मिल सकती है कि आपकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज कोई सा भी हो, कंसल्टिंग हमेशा पीपल बिजनेस है। यह आपके द्वारा बनाए गए पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध और आपके ग्राहकों के व्यवसाय में आपके द्वारा ऐड किया गया वैल्यू की विशेषता है। हालांकि आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके ग्राहकों को आपके बिजनेस में भी वैल्यू ऐड करना चाहिए और जो ग्राहक आपकी वृद्धि को रोकता है उन्हें फायर करना भी महत्वपूर्ण है।